गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो विल स्टार्ट विद द सेशन। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है हमारे एसएससी जेई के लिए, इन विच वी हैव स्टार्टेड विद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने स्टार्ट करी है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। विल बी कवरिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर करेंगे सीरीज के अंदर। स्ट्रक्चर्स आपका टॉपिक स्टार्ट भी हो गया। स्ट्रक्चर टॉपिक इज ऑल्सो बीइंग स्टार्टेड, जो 14 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ है। 21 तारीख को अगला बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आई बी टेकिंग बीएमसी ऑल्सो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल साइंस भी स्टार्ट कर दिया मैंने फॉर गेट ऑन स्पेशल क्लास। इसके जस्ट बाद क्लास होती है इन्वायरमेंटल साइंस की, तो जो लोग भी गेट में इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू अटेम्प्ट करना चाहते हैं पेपर को, कैन अटेंड दिस क्लासेस। देन जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस इज अवेलेबल, उसको कलेक्ट कर लिया एक साथ। यू कैन स्कैन दिस कोड, इस कोड को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली सारी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। देन एसएससी जेई का बैच ए लॉन्च हो गया। एसएससी जेई का बैच ए लॉन्च हुआ है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को जिसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हुई है। दिस इज स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्टेड। इसका दूसरा बैच जो स्टार्ट हुआ है, द सेकंड बैच विच विल बी स्टार्टिंग इज 21 जुलाई। ये मैं ही स्टार्ट करूंगा, एंड दिस आई विल बी टेकिंग बीएमसी। इसमें मैं बीएमसी स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी जो एसएससी जेई की एग्जाम प्रीपोन्ड हुई है, सो यू कैन अवेल दी सब्सक्रिप्शन, अप टू 25% ऑफ इज बीइंग अवेलेबल। देन आपका कॉम्बैट 17 जुलाई को है, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, इन विच यू कैन अवेल दी स्कॉलरशिप अप टू 90%, 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। गेट 23, गेट 24, ESC 23, ESC 24 के लिए नया बैच लॉन्च हुआ था 7 जुलाई को, बायलैंग्वेज बैच है। इसको मैंने स्टार्ट किया था, इन विच आई स्टार्टेड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई है इसके अंदर। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स है। नेक्स्ट सुपर कॉम्बो ऑफर भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए। सुपर कॉम्बो ऑफर, इफ़ यू टेक गेट एंड ESC सब्सक्रिप्शन फॉर सिविल, एसएससी जेई और एई का जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल के लिए इसके साथ फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून, सो दिस इज द ऐप टाइम इन विच यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए, दीज आर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। नाउ विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। देखिए, so first problem, which of the following statement is true? कौन सी बात सही है? A roller is provided at the end of the bridge truss to allow thermal expansion. So a roller is provided to allow thermal expansion. ब्रिज के एंड पे प्रोवाइड करेंगे रोलर, ठीक है। A roller provides freedom of deformation in horizontal plane. सही बात है, रोलर के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है। अगर रोलर के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ डिफॉर्मेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसको एनालाइज करोगे, इफ यू एनालाइज दिस, तो ये हमारा रोलर सपोर्ट है, दिस इज अवर रोलर सपोर्ट। तो पहली वाली बात भी सही है और दूसरी वाली बात भी सही है। द फर्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, द सेकंड ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सवाल बोल रहा है ये आगे एक्सटेंडेड है, सो दिस इज फर्दर एक्सटेंडेड, ये आगे एक्सटेंडेड है। तो सवाल ने ये बोला कि रोलर को प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द ब्रिज ट्रस, जो ब्रिज ट्रस है उसके एंड में रोलर प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? ताकि अगर टेम्परेचर में वेरिएशन निकल के आए तो हमारा जो ट्रस है वो क्या कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। तो बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि रोलर में क्या अवेलेबल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन अवेलेबल नहीं होती। तो पहली वाली बात भी सही है, दूसरी वाली बात भी सही है। सो आंसर इज सी, सो बोथ ए एंड बी। क्लियर? रिपीट करना है इसमें से कुछ? चाहे चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, trusses and frames are different as
ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंट है? ये तो कल भी आया था मेरे ख्याल से। नहीं, कल ट्रस और बीम में क्या डिफरेंस है वो आया था। तो ट्रस और बीम में जो डिफरेंस आया था कल, वो एक सवाल था। आज पूछा है ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंस है। तो ट्रस और फ्रेम में क्या डिफरेंस है निकाल सकते हैं। सो ट्रस एंड फ्रेम्स, ट्रसेस कैन बेंड, फ्रेम्स कांट, बोथ कैन बेंड, नन ऑफ दीज कैन बेंड, ट्रसेस कैन बेंड बट फ्रेम्स कान। अच्छा, ठीक है। हमारे जो ट्रस होते हैं वो जॉइंट होते हैं किससे? हमारे जो ट्रस होते हैं ये जॉइंट होते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ द पिंस। तो ट्रसेस के अंदर आपको क्या मिल जाएंगी? पिंस मिल जाएंगी। कल मैंने आपको ट्रस बना के दिखाया था, एक सिंपल सा कोई सा भी एक ट्रस ले लेते हैं। सपोज ये हमारा ट्रस है, दिस इज अवर ट्रस। तो ट्रसेस में जो जॉइंट्स होते हैं वो पिन जॉइंट्स होते हैं। द जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स। अगर जॉइंट पिन जॉइंट है इसका मतलब क्या है? अगर जॉइंट हमारा पिन जॉइंट है इसका मतलब क्या? अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मोमेंट अवेलेबल नहीं है। देयर विल बी नो मोमेंट अवेलेबल, रेजिस्टिंग मोमेंट अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, या बोल सकते हो रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोमेंट अवेलेबल नहीं होगी। क्लियर है चीज? सिर्फ क्या डेवलप होगी इसमें? सिर्फ एक्सियल फोर्सेस डेवलप होंगे। तो हमारा जो ट्रस है ये सिर्फ क्या रेजिस्ट करता है? एक्सियल फोर्स रेजिस्ट करता है। क्लियर है? तो बेंडिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे पिन जॉइंट दे रखा है। इसका मतलब ट्रस क्या नहीं कर सकता? ट्रस बेंड नहीं कर सकता, पर फ्रेम क्या कर सकती है? बेंड कर सकती है, क्योंकि फ्रेम में जॉइंट कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। इन फ्रेम्स ही जॉइंट्स आर रिजिड। अगर फ्रेम में जॉइंट पिन भी होते हैं, फ्रेम में पिन जॉइंट भी आ सकता है, जैसे कल हमने किया था प्रॉब्लम, यस्टरडे वी हैव डन वन प्रॉब्लम, फ्रेम में पिन जॉइंट था। तो फ्रेम में जॉइंट पिन भी हो सकती है। तो अगर फ्रेम में जॉइंट पिन भी हो जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट कैन रेजिस्ट द बेंडिंग। वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर सकता है। सो इट कैन रेजिस्ट द बेंडिंग। तो इसका मतलब ये है कि ट्रस बेंड नहीं कर सकता पर फ्रेम बेंड कर सकती है। तो ट्रसेस कान बेंड, ये सिर्फ एक्सियल फोर्सेस लेते हैं, बट फ्रेम्स कैन बेंड, ये बेंड कर सकता है। रोटेट तो हो ही सकती है, तो रोटेट हो गई तो क्या हुआ? बेंडिंग थोड़ी ना मिली। क्या रोटेशन बेंडिंग होती है क्या? सवाल तो बेंडिंग की बात कर रहा है ना। रोटेशन इज नॉट बेंडिंग। ये मेरी हिंज है, आपका जो एक्सियल मेंबर है ये रोटेट कर गया इसके अबाउट, तो रोटेशन कहां से बेंडिंग हो गई भैया? ये अगर रोटेट कर गया इसके अबाउट, ये थोड़ी ना बेंडिंग है। दिस इज नॉट टर्म्ड एज बेंडिंग। तो अगर ये मेरा फिक्स्ड जॉइंट होता, इफ द जॉइंट वुड हैव बीन फिक्स्ड, अगर जॉइंट फिक्स होती, जब आप लोड लगाते इसके ऊपर, जैसे अभी मैंने लोड लगाया इसके ऊपर, ये तो रोटेट कर जाएगा, पर दूसरे वाले केस में तो बेंड करेगा। इन दी सेकंड केस इट विल बेंड। तो बेंडिंग अलग चीज है, रोटेशन अलग चीज है, बोथ आर डिफरेंट। क्लियर है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट। अ कंपाउंड ट्रस में बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू सिंपल रिजिड फ्रेम्स बाय, ये कल वाली क्लास में भी या लास्ट वाली क्लास में भी प्रॉब्लम आई थी। एक प्रॉब्लम आई थी कि अगर दो सिंपल ट्रस हैं उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं M1 M2, तो जो इनसे मिलके कंपाउंड ट्रस बन रहा है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे? तो दो रिजल्ट मैंने आपको बताए थे, टू रिजल्ट्स वर बीइंग डिस्कस्ड। सो इट वाज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस 3, और दोनों का डायग्राम भी बना के दिखाया था मैंने आपको। द डायग्राम ऑफ बोथ वाज आल्सो बीइंग शोन टू यू। तो सेम प्रॉब्लम आई थी मेरे ख्याल से पहली क्लास के अंदर, कि अगर एक कंपाउंड ट्रस बन रहा है दो सिंपल ट्रस से, और सिंपल ट्रस के मेंबर हैं M1 M2, तो बताओ कंपाउंड ट्रस में कितने मेंबर होंगे? How many members will be there in compound truss? तो सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। सो कंपाउंड ट्रस में बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू सिंपल रिजिड फ्रेम्स बाय कितने बार? तो ये एडिशनल नंबर ऑफ बार्स ही तो हैं, तो कितने बार लग जाएंगे? 3 बार्स लगेंगे, या तो एक लगता है या 3 लगता है। सो आइदर 1 और 3। अभी आपको सवाल में 3 दे रखा है। ये तो सेम रिपीटेड प्रॉब्लम है। तो एसएससीजे में एक ये भी है कि प्रॉब्लम्स रिपीट भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स कैन बी रिपीटेड। वापस से बना के दिखा सकता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों ने उस दिन क्लास नहीं लगाई हो। सो इट कैन बी रिपीटेड ऑल्सो। लो, so this is the compound truss.
ये हमारी कंपाउंड ट्रस है। तो दो सिंपल ट्रस बनी है और उनको जब जोड़ा एक कंपाउंड ट्रस फॉर्म हुई। तो कितने मेंबर्स को जुड़ के बनी? पहले वाले केस में एक मेंबर जुड़ा है, दूसरे वाले केस में 3 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर। तो सेम प्रॉब्लम बता रखी है आपको मैंने, सेम प्रॉब्लम आई हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। क्लियर है? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू? हाँ ठीक है सर, और कोई हुक्म हो? पीपीटी हटा दे हुए रिपीट क्वेश्चन को हटा दे, और कोई हुक्म बताओ, और कोई इच्छा भी हो वो भी पूरी कर देते हैं। नेक्स्ट, the force in BF member of the truss shown in the figure below। फोर्स निकालना है बीएफ मेंबर के अंदर। सेम ऐसी प्रॉब्लम कल भी आई थी, कल भी मेरे ख्याल से सेम ट्रस ही था। सेम ऐसी प्रॉब्लम कल भी आई थी, पर कल पूछा था मेंबर ईसी के अंदर, आज पूछा हुआ है मेंबर बीएफ के अंदर। सो फोर्स इन मेंबर बीएफ इज टू बी कंप्यूटेड, निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे वर्टिकल रिएक्शंस चाहिए होंगी, फॉर दैट आई विल बी नीडिंग वर्टिकल रिएक्शंस आल्सो। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन दोनों चाहिए होंगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कीजिए। सो कैलकुलेट करो इसे। तो रोलर है, एक जगह पिंड है और दूसरी जगह रोलर है। सो दिस इज आर बी, दिस इज आर ए, दिस इज एच ए। तो अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो एच ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 टन। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आर ए प्लस आर बी कितना आ जाएगा? आर ए प्लस आर बी आ जाएगा 5 टन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0। सर वहां तो 5 कंप्रेशन आंसर था। अरे तो वो मेंबर भी तो डिफरेंट था भाई, रिएक्शन थोड़ी थी उस मेंबर के अंदर, यहाँ पर तो मेंबर के अंदर रिएक्शन भी है, आर बी। सर वहां तो वो सवाल भी तो अलग था, वहां रिएक्शन थोड़ी थी बाबा, क्योंकि वहां पर 5 टन कंप्रेशन डायरेक्टली आंसर था, तो यहां पर भी होना चाहिए, मतलब यही है कहने का मतलब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मोमेंट ए पे 0 लिया। तो मोमेंट ए पे 0 लिया, 5 टन इंटू 5 टन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस नहीं थी भी, तो डिस्टेंस अगर ये x है तो मैं भी इसको x मान के चल रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग द डिस्टेंस टू बी x। सो 5 टन इंटू x इज इक्वल टू व्हाट? आर ए इंटू 2x। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ आर ए? नहीं, मोमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी तो आएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का मोमेंट भी है, तो इसको भी x लेके चल रहा हूँ मैं। तो सारे x है, तो एक आया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरे का भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, 4t इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू आर ए इंटू 2x। अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी आर ए की वैल्यू, एक्स एक्स तो कैंसल आउट हो गया, सो 9 टन बाय 2 कम्स आउट टू बी 4.5 टन। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5 टन। भैया अभी तो कुछ किया ही नहीं है, क्या एलैबोरेट करूँ? इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई है बस मैंने। क्या एलैबोरेशन चाहिए मनोज, जरा बताना इसके अंदर। अभी तो कुछ बताया नहीं, एलैबोरेट क्या करूं? 3 रिएक्शन दिखाई, तीनों रिएक्शन को कैलकुलेट किया, अब इसमें भी एलैबोरेशन चाहिए, तो एक बार मेरे को भी समझा दो किस चीज को एलैबोरेट करूं। और
पहली स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, दूसरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई, तीसरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। इसमें क्या एलैबोरेशन चाहिए? आरबी, आरबी है, आरबी। सो आरबी, तो आरबी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो आर ए कितना होगा? आर ए हो जाएगा हमारा 5 टन माइनस 4.5 टन, सो 0.5 टन। ये तो हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए, दीज आर दी रिएक्शंस व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड। अब जैसे रिएक्शन कैलकुलेट किया, जॉइंट बी को उठाया, सो जॉइंट बी, अब मैं जॉइंट बी की एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस करी जॉइंट बी की, मेंबर दिखाए, रिएक्शंस को शो किया। ये रिएक्शन है हमारी आरबी, दिस रिएक्शन इज आरबी, दिस इज द फोर्स इन बीसी, दिस इज द फोर्स इन एफबी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वैलिड है हर एक जॉइंट पे। इसके ऊपर भी कल एक सवाल आया था कि जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हर जॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। तो बोल सकते हो यहाँ पे सिग्मा एफ वाई एट जॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जॉइंट बी है यहाँ पे, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सिग्मा एफ आई 0 होगा, तो आर बी प्लस फोर्स इन एफ बी इक्वल्स टू 0। तो फोर्स इन एफ बी इक्वल्स टू माइनस आर बी, माइनस आर बी कितना हुआ? माइनस 4.5 टन। तो आ गया आंसर निकल के डायरेक्टली, तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग द रिजल्ट। सो आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच? टेंशन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं ट्रस्ट में, माइनस साइन आई, इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन। सो आंसर इज डी। जॉइंट एफ लेने से यहाँ स्ट्रक्चर क्यों यूज नहीं हुआ? शॉर्टकट। जॉइंट एफ लेने से यहाँ शॉर्टकट क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। जो आपको ट्रस बना के दिए वो अनस्टेबल ट्रस है। जो आपकी ट्रस है ये अनस्टेबल ट्रस है। तो एक्चुअल में इसमें 2 मेंबर और हैं, इन एक्चुअल दे रहा 2 मोर मेंबर्स हियर। कैसे निकाला अनस्टेबल है? चेक करके देखो, डीएस की वैल्यू निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीएस। डीएस की वैल्यू निकालो, व्हाट द वैल्यू ऑफ डीएस कमिंग आउट? सो एम, तो डीएस की वैल्यू, सो एम माइनस 2j माइनस 3। जरा चेक करके देखो डीएस की वैल्यू कितनी आई है, व्हाट द वैल्यू ऑफ डीएस कमिंग आउट? सॉरी, इंटरनल इंटरफेरेंसी। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, तो डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकाली। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर, माइनस जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 3, तो 7 माइनस 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 9, 7 माइनस 9 कमिंग आउट टू बी माइनस 2। तो कितने मेंबर की कमी है इसके अंदर? 2 मेंबर की कमी है इसके अंदर। अब 2 मेंबर की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑप्शन है यहाँ पे मेरे को 2 मेंबर लगाने के। अब कौन से 2 मेंबर लगा सकते हो आप? पहला ऑप्शन ये, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ये मेरा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, दिस इज द सेकंड ऑप्शन, ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। तो आपका जो ट्रस है वही अनस्टेबल है, इसलिए एफ से शॉर्टकट नहीं लग रहा आपका। क्लियर है? किसने सवाल पूछा था ये? अवजीत ने। मेरे ख्याल से अब ये बात समझ में आ गई होगी अवजीत। तो जो आप शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एफ जॉइंट पे आके 2 मेंबर जुड़ रहे हैं और एफ जॉइंट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एफ मेंबर के अंदर फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसीलिए वो फोर्स 0 नहीं है। रीजन बीइंग जो आपका ट्रस है वो अनस्टेबल ट्रस है, 2 मेंबर कम पड़े हुए हैं इसके अंदर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। वापस ट्रस आ गया। दी फोर्स इन मेंबर ए बी ये बस 6 मीटर ही दिया हुआ है, बाकी साइड्स नहीं दी हुई।
अच्छा एंगल दिया हुआ है, एंगल बी ए सी इज 60 डिग्री, फिर हो जाएगा, और एंगल बी सी ए इज 30 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस बार आपको एंगल दे दिए तो एंगल से भी निकल के आ जाएगा। तो बोल रहा है फोर्स इन मेंबर ए बी, ए बी मेंबर पे फोर्स है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैन आई फाइंड दिस डायरेक्टली? मेथड ऑफ जॉइंट लगाना ही पड़ेगा, सेक्शन से भी काम नहीं बनेगा। सो यू हैव टू अप्लाई मेंबर ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट। इंक्लाइंड मेंबर है, नहीं होगा सॉल्व। तो लो भैया सॉल्व करो उसे, सॉल्व इट। तो लेट अस सपोज ये x है, ये हो जाएगी हमारी 6 माइनस एक्स। मैंने जॉइंट बी को कंसीडर किया, जॉइंट बी पे कंसीडर किया, लगाए सारे फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल। तो पहला है हमारा 10 किलो न्यूटन, फर्स्ट इज 10 किलो न्यूटन, द फर्स्ट इज 10 किलो न्यूटन। सेकंड सो दिस इज अवर मेंबर ए बी जिसमें फोर्स निकालना है, दिस इज अवर मेंबर बी सी। तो ये हमारा फोर्स ए सी के अंदर है, ये हमारा फोर्स सी बी के अंदर है, दिस इज द फोर्स इन सी बी। ये वर्टिकल लाइन बनाई, दिस इज वर्टिकल लाइन। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लो, अब तो बन जाएगा। लगाओ इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओ, निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। सो इफ आई अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0। हर जॉइंट पे हमारे इक्वेशन जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के वैलिड होने चाहिए। सिग्मा एफ एक्स 0 है, तो सिग्मा एफ एक्स 0 है, दो फोर्स है सिग्मा एफ एक्स। कौन कौन से फोर्स है? व्हाट आर दी फोर्सेस? तो ये ए बी है, सॉरी। तो पहला है एफ ए बी। एफ ए बी का कौन सा कंपोनेंट? एफ ए बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? एफ ए बी की कौन सा कंपोनेंट आएगी? साइन 30, तो साइन 30। देन एफ सी बी की कौन सी कंपोनेंट आएगी? एफ सी बी विच कंपोनेंट? साइन 60। सॉरी, कौन है कॉस वाला? रमेश धीमन भाई, मेरे को लगा मैंने गलत लिख दिया। कॉस कहाँ से आ जाएगा यार? कॉस किधर से आएगी? तो कॉस वाला कंपोनेंट तो वर्टिकल होगा ना, मेरे को तो हॉरिजॉन्टल लगाना है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन ही आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक दिस, यही आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, बाकी क्रॉस चेक कर लो। साइन रूल से भी कर सकते हो बिल्कुल। एक सवाल को करने के 10 तरीके हैं। जो तरीके में आपकी एक्सपर्टीज है या जिस तरीके में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप वो तरीका यूज करो। इन विच एवर मेथड यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू यूज दैट मेथड, उस मेथड में लगा लो। मैं वर्टिकल में लगा रहा था। क्या रिलेशनशिप आ गई दोनों के बीच में? व्हाट द रिलेशनशिप? तो एफ ए बी इज इक्वल टू √3 एफ सी बी। तो पहली रिलेशनशिप तो ये आ गई, दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। फिर अगर मैं लगाऊं सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। लगाओ भैया फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेक्स्ट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो अगर फोर्स इन वाई डायरेक्शन लगाया जाए तो एफ ए बी कॉस 30 प्लस एफ सी बी कॉस 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो मुझे एफ ए बी चाहिए, आई रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एफ ए बी, सवाल यही पूछ रहा है। तो एफ सी बी की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। सो एफ ए बी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉस 30? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ कॉस 30? √3/2। दिस विल बी इक्वल टू एफ ए बी बाय √3, एफ ए बी बाय √3 cos 60 इंटू 1/2, दिस इज इक्वल टू 10। एफ ए बी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, क्या रिजल्ट आ रहा है चेक करके बताइए।
आ रहा है किसी का रिजल्ट? एनीबडी गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम हियर? ए क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ए तो 5√3 कंप्रेशन माना हुआ मैंने, सो आंसर कम्स आउट टू बी ए। सो आंसर कम्स आउट टू बी ए। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो ये सवाल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि जब इस नेचर के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको स्पीड भी चाहिए होगी वहां पे, यू विल रिक्वायर स्पीड ऑल्सो, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल छोटा सा ही है, सवाल में कोई बड़ी चीज नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है, बट द स्पीड शुड बी कंपैरेटिवली फास्ट। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन थीटा कॉस थीटा हर एंगल के, वो सारे पता होने चाहिए, दैट शुड बी नोन टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन में, हाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। व्हाट डज द इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट? बेंडिंग मोमेंट की इन्फ्लुएंस लाइन क्या बताती है? अच्छा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के ऊपर सवाल आ गया। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन जनरल इन्फ्लुएंस लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इन्फ्लुएंस लाइन इन जनरल रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रिएक्शन, shear, मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन एट एनी स्पेसिफाइड पॉइंट। याद रखना वो किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट या किसी भी स्पेसिफाइड सेक्शन पे इन सब की वेरिएशन बताती है। किसकी वेरिएशन बताती है? ये आपको रिएक्शन की वेरिएशन बता देगी, शेयर की वेरिएशन बता देगी, बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन बता देगी और डिफ्लेक्शन की वेरिएशन बता देगी। कहां पर बताएगी इन्फ्लुएंस लाइन वेरिएशन? एक सेक्शन पे, तो एट अ सेक्शन, ध्यान रखना ये सेक्शन पे ही बताती है। सो एट अ सेक्शन, जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। व्हेन अ यूनिट फोर्स मूव्स ओवर द मेंबर, तो यहां पर मूवमेंट किसकी हो रही होती है? सो यूनिट लोड मूव्स, तो यूनिट लोड मूव कर रहा होता है। तो ये बेसिक हमारा क्या होता है? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसे। सो व्हाट डज इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट इंडिकेट्स? बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑन द स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ द लोड। अब देखो इसने क्या बोला, इसने लोड को फिक्स कर दिया और किसको वेरी करा दिया? पहली स्टेटमेंट में उसने लोड को फिक्स कर दिया और किसको वेरी करा दिया? सेक्शन को वेरी करा दिया। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। बेंडिंग मोमेंट एट अ गिवन सेक्शन, अब सेक्शन फिक्स्ड है, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द लोड। कौन वेरिएबल है? लोड वेरिएबल है, सही बात है। सो आंसर इज बी, आंसर हमारा बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? So B is correct. क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, what is the shape of the influence line diagram for a shear force at fixed end A of the cantilever beam shown in the figure? बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है what is the shape of influence line diagram for a shear force? shear force का influence line diagram बनाना बहुत ही आसान होता है, जरा चेक करना। अभी डिस्कस किया हमने, लोड मूव कर रहा होता है और सेक्शन क्या होती है हमारी? फिक्स होती है। इसने सेक्शन कौन सी फिक्स कर दी? आपकी सेक्शन फिक्स हो गई, यही सेक्शन है हमारी। यहाँ पर आपको शेयर फोर्स बताना है। कौन मूव कर रहा है? लोड मूव कर रहा है। लोड हमारा 1 न्यूटन का या 1 किलो न्यूटन का, मान लो 1 यूनिट का लोड होता है। तो अगर लोड लग रहा है बी पॉइंट पे, तो सेक्शन ए पे शेयर फोर्स कितनी होगी? सेक्शन ए पे शेयर फोर्स कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट ओनली। साइन कन्वेंशन क्या होता है शेयर फोर्स का? दिस इज पॉजिटिव, ये हमारी शेयर फोर्स पॉजिटिव होती है और ये शेयर फोर्स क्या होती है? नेगेटिव होती है। दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयर फोर्स, दिस इज नेगेटिव। तो जो मैंने सेक्शन कंसीडर किया हुआ है उसके राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव कितना? 1 यूनिट का। जब मैंने इसको वेरी करा दिया, यानी इसको एक्स डिस्टेंस मूव करा दिया,
तब भी शेयर फोर्स कितनी है, 1 यूनिट की। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, आपका शेयर फोर्स क्या रहेगा, 1 यूनिट ही रहेगा। तो आंसर कितनी है हमारी, डी, डी। म्यूलर प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो यहाँ पे, अभी पूछने लग जाएंगे सर ये म्यूलर्स प्रिंसिपल क्या है। कभी भी बड़े बड़े वर्ड्स मत बोलना, मेरे को बताना पड़ जाएगा, सिंपल तरीके से बताना है बस। कभी देखो तुमसे पूछेंगे क्या होता है म्यूलर्स प्रिंसिपल। चलें आगे, चलो देखो भैया अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a UDL of 10 kilonewton meter of length 5 meter is moving from left to right support on a simply supported beam of span 10 meter. The maximum bending moment at 4 meter from the left support. Again a very good problem. UDL shorter than span. UDL is shorter than span. UDL मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आके बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, यूडीएल की वजह से। सो यूडीएल इज शॉर्टर देन स्पैन, यूडीएल हमारा स्पैन से छोटा है। आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या निकालनी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है 4 मीटर की दूरी पे। तो 4 मीटर की दूरी पे ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है 4 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम चाहिए, दिस इज 4 मीटर, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ हो जाएगा हमारा 6 मीटर, टोटल 10 मीटर है ना। सो दिस इज 6 मीटर। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है बट यू शुड नो अबाउट दैट। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5 मीटर की है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5 मीटर की है। लेट सपोज ये x है, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स। तो अगर यूडीएल शॉर्टर देन स्पैन है, मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होता है, उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम तब होगा जब ये सेक्शन हमारी बीम को उसी रेशो में डिवाइड करे जितने रेशो में ये यूडीएल को डिवाइड कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा ये जो सेक्शन है बीम को उसी रेशो में डिवाइड करे जिस रेशो में ये यूडीएल को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो सेक्शन है बीम को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4/6, और उसी रेशो में किसको डिवाइड करे, हमारे यूडीएल को डिवाइड करे। सो x अपॉन 5 माइनस एक्स, सो x अपॉन 5 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करके निकाल, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सो दिस इज इक्वल टू 2/3, सो 10 माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू 3x। तो 5x इक्वल्स टू 10, x कितना हो गया, x हो गया हमारा 2। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। सो 2 मीटर एंड 3 मीटर, खत्म कहानी। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होती है हमारी बेंडिंग मोमेंट की, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसी होती है हमारी बेंडिंग मोमेंट की। अगर मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाऊं बेंडिंग मोमेंट की, व्हाट अबाउट द डायग्राम ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये हमारी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट की। सो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ बेंडिंग मोमेंट, यही होती है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट की। तो आपको 2 मीटर का ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और यहाँ पे 3 मीटर का ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है। जो जहां पर हमारा कंसर्न सेक्शन है उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, इट्स ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय एल। सो ए बी बाय एल, दिस ऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय एल। 4 इंटू 6/10 कितना हुआ, ये 4 इंटू 6/10। डब्ल्यू तो 1 यूनिट है ना बेटा, डब्ल्यू इज 1 यूनिट। तो ये कितना हुआ बताएगा कोई, 2, 5, तो ये हो गया 12, 12/5, 12/5 मतलब 2.4। सो दिस इज 2.4। तो अगर ये 2.4 है तो ये वाली ऑर्डिनेट कितनी होगी, दिस ऑर्डिनेट विल बी हाउ मच। ये वाली ऑर्डिनेट कैसे निकालें, ये वाली ऑर्डिनेट हम निकालेंगे, 2.4 है कितने मीटर की दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे। तो 2 मीटर की दूरी पे कितनी होगी, 1.2। ये वाली ऑर्डिनेट कैसे निकालें, 2.4 कितने मीटर की दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे है। तो 3 मीटर की दूरी पे कितनी होगी तो 3 मीटर की दूरी पे कितनी हो जाएगी,
1.2, तो ये भी 1.2 आ गया, दिस इज 1.2। तो ऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब आपको क्या निकालना है? नाउ व्हाट इज टू बी डन? एरिया निकालो और मल्टीप्लाई कर दो लोडिंग इंटेंसिटी से। So calculate the area and multiply it by the loading intensity. So bending moment maximum is equal to 10। इसका एरिया कितना होगा? हाफ 2 इंटू 1.2 प्लस हाफ, नहीं ट्रेपेजियम है ना, ट्राइंगल थोड़ी है। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो 2.4 प्लस 1.2 इंटू 2 प्लस हाफ 2.4 प्लस 1.2 प्लस 1.2, डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर की। कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। ये बढ़िया सवाल था, मतलब अभी तक जितने भी सवाल किए हैं 30-35 सवाल कर लिए, उसमें से सबसे बढ़िया सवाल यही था। कंसेप्ट भी था, कैलकुलेशन भी थी। तो कमिंग आउट टू बी हाउ मच? कितनी वैल्यू आ रही है? सॉल्व करो इसे। ये 2 तो कट गया, ये हो गया हमारा 3.6, सो 10 3.6, ये 1.8 इंटू, सो दिस इज 5.4, दोनों को जोड़ा 9, 90, तो आंसर इज 90। सो आंसर कम्स आउट टू बी 90 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। सारे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के आगे क्या? कोई बात नहीं। A single rolling load of 40 kilonewton rolls from left end along a simply supported girder of span 20 meter. Absolute maximum positive and negative shear force respectively. A single rolling load of 40 kilonewton rolls from left end along a simply supported girder of span। एक गर्डर है जिसकी स्पैन दे रखी है आपको 20 मीटर की, ठीक है। गर्डर की स्पैन दे दी इसने 20 मीटर की, 40 किलोन्यूटन का लोड रोल कर रहा है। तो बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो, जब 40 किलोन्यूटन का लोड सपोर्ट ए के ऊपर होगा, जब 40 किलोन्यूटन का लोड सपोर्ट ए के ऊपर होगा, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स? एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स, यही निकल के आएगा। शेयर फोर्स क्या है हमारी? आर ए तो है, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी। तो आर ए की वैल्यू कितनी है? 40 तो है हमारी, आर ए इज 40, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर फोर्स हो जाएगी, तो 40। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये पॉजिटिव शेयर फोर्स है। और नेगेटिव शेयर फोर्स क्या है हमारा? आर बी। तो नेगेटिव शेयर फोर्स इज आर बी। तो नेगेटिव शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना मिलेगा? जब यही 40 किलो न्यूटन का लोड उठ के कहां पर आ जाए? बी पे आ जाए। तो अगर यही 40 किलो न्यूटन का लोड उठ के बी पे आ जाएगा, उस समय शेयर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सेम आरबी होगी, और आरबी की वैल्यू कितनी होगी? 40, पर वो नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव। So it also comes out to be 40। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स 40 किलो न्यूटन, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स 40 किलो न्यूटन। तो सेम, सिंपल सवाल था ये तो। The problem is comparatively simple। राजू यादव,
क्लियर है पूरी कहानी? चले, चलो आगे बढ़ते हैं. The bending moment at any section of the arch is equal to the vertical intercept between. Again a very conceptual problem. बहुत ही conceptual सवाल है. Bending moment at any section of the arch is equal to the vertical intercept between. किसके बराबर होता है ये? अब मैं खुद ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे को थ्योरी भी बतानी है इसकी थोड़ी बहुत. तो फॉर योर एग्जामिनेशन आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी आनी चाहिए. फॉर योर एग्जामिनेशन यू शुड नो अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस एंटायर एनालिसिस. अब क्या थ्योरी है? एक्चुअल आर्च क्या होती है हमारी? व्हाट इज एक्चुअल आर्च? वैसे तो मैंने क्लास में करा रखा है. एक्चुअल आर्च क्या है? द आर्च विच इज आइदर पैराबोलिक और सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप की होगी. तो एक्चुअल आर्च आपकी होगी या तो पैराबोलिक या सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल शेप की होगी. क्लियर है चीज? आर्च में यही तीन शेप दी जाती हैं. तो आर्च मैंने बना के दिया आपको, तो ये हमारी एक्चुअल आर्च है. दिस इज द एक्चुअल आर्च विच इज बीइंग शोन टू यू. या पैराबोलिक है या सर्कुलर है या इलिप्टिकल है. इसके ऊपर क्या लग रहा है? इसके ऊपर लोडिंग है, तो इसके ऊपर हमने लोड लगा दिया. ये मैंने एक्चुअल आर्च बना के दिखा दिया. दिस इज द एक्चुअल आर्च विच इज बीइंग शोन टू यू. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें दूसरी आर्च भी लिखी हुई है. कौन सी दूसरी आर्च? लीनियर आर्च. लीनियर आर्च या और क्या बोल सकते हो आप? थ्योरेटिकल आर्च. तो लीनियर आर्च और थ्योरेटिकल आर्च क्या होती है? व्हाट इज लीनियर आर्च और थ्योरेटिकल आर्च? तो एक्चुअल आर्च तो सबको पता है. व्हाट इज लीनियर आर्च? लीनियर बोल दो या थ्योरेटिकल बोल दो, और यू कैन से थ्योरेटिकल आर्च. थ्योरेटिकल आर्च तो नाम में लिखा हुआ है थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है. द आर्च विच फॉलोज द पॉलीगन शेप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द सीरीज ऑफ लोडिंग इज नोन एज व्हाट? थ्योरेटिकल आर्च. वो आर्च जो पॉलीगन शेप को फॉलो करती है लोड के अप्लाई होने के बाद, इसको हम क्या बोल देते हैं? थ्योरेटिकल आर्च बोल देते हैं. तो अगर मैं इसी की थ्योरेटिकल आर्च बनाऊं, अगर मैं इसी की थ्योरेटिकल आर्च बनाऊं, ये हमारी थ्योरेटिकल आर्च होगी. सो दिस इज अवर थ्योरेटिकल आर्च. तो ये हमारी थ्योरेटिकल आर्च बन गई. तो इसकी शेप क्या होती है? पॉलीगन शेप होती है. तो ऊपर वाली एक्चुअल आर्च है और नीचे वाली क्या है? थ्योरेटिकल आर्च है. क्लियर है चीज? अब अगर मैं इसको क्या करूं? सुपर इम्पोज करूं. इफ आई सुपर इम्पोज और इसमें एडीज थ्योरम लगाऊं, इफ आई अप्लाई एडीज थ्योरम, तो ये एडीज थ्योरम है. अब थ्योरम में प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ना ही हमारा कोर्स चल रहा है. हाँ, पर आपको जानकारी जरूर दे देता हूं. तो एडीज थ्योरम क्या बोलती है? एडीज थ्योरम ये बोलती है, एडीज थ्योरम सेज, ये हमारी थ्योरेटिकल आर्च और ये हमारी एक्चुअल आर्च, ये हमारी एक्चुअल आर्च. तो एज पर एडीज थ्योरम जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है मेरे को किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे. किस सेक्शन पे निकालना है? इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है. तो एज पर एडीज थ्योरम अगर आपको किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये किसके बराबर होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा टू दी वर्टिकल इंटरसेप्ट बिटवीन दी एक्चुअल आर्च एंड लीनियर आर्च. तो जो एक्चुअल आर्च और लीनियर आर्च के बीच का वर्टिकल इंटरसेप्ट है, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको शेड करके दिखाया, बेंडिंग मोमेंट इसी के प्रोपोर्शनल होता है. लेट सपोज ये एक्स है, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है. दिस इज योर एडीज थ्योरम. So as per Eddy's theorem, bending moment at any given section of the arch is the value which is obtained proportional to intercept between actual arch and linear arch. Linear arch में भी termed as theoretical arch. Linear को theoretical भी बोल सकते हो, एक ही बात. अब देख लो क्या पूछा है इसमें. तो हमारा आंसर क्या होगा? Line of thrust and the center line of the actual arch. Baseline of the arch and the line of thrust. Baseline of the arch and center line of the actual arch. None of the above. क्या आंसर है? कोई भी नहीं है इसमें से. None of the option.
क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, an arch subjected to pure compression due to UDL shall be, ये भी थ्योरी बतानी पड़ेगी। सो सवाल क्या बोल रहा है? एन आर्च सब्जेक्ट टू प्योर कंप्रेशन। प्योर कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? प्योर कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? प्योर कंप्रेशन का मतलब हुआ कि बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। प्योर कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? बेंडिंग मोमेंट क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। आ जाओ अब, पीछे एडीज थ्योरम देखी थी। एज पर एडीज थ्योरम बेंडिंग मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होती है? एज पर एडीज थ्योरम बेंडिंग मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होती है? बेंडिंग मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बेंडिंग मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटरसेप्ट बिटवीन एक्चुअल आर्च एंड लीनियर आर्च। क्लियर है चीज? अब जरा मुझे ये बताना, किस सिचुएशन के अंदर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा? इन विच सिचुएशन बेंडिंग मोमेंट इज जीरो? जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। किस सिचुएशन में बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगी? जब एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब थ्योरेटिकल आर्च और एक्चुअल आर्च एक जैसी है। थ्योरेटिकल आर्च और एक्चुअल आर्च एक जैसी है। तो ये मेरी एक्चुअल आर्च है, थ्योरेटिकल आर्च भी इस शेप में कब कन्वर्ट हो जाएगी? जब लोडिंग कैसी हो जाए मेरी? जब लोडिंग मेरी यूडीएल बन जाए। तो अगर लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, तो मेरी लीनियर आर्च भी क्या बन जाएगी? अभी क्या पॉलीगन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा पैराबोला के अंदर। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पैराबोलिक। तो ये लीनियर आर्च के ऊपर अगर आप यूडीएल अप्लाई करो, तो लीनियर आर्च पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर ये पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट हो गई, मेरी एक्चुअल आर्च की शेप क्या होनी चाहिए ताकि एक्स जीरो आ जाए? What should be the shape of the actual arch so that the x is zero? ये भी पैराबोलिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पैराबोलिक आर्च के अंदर आपको बेंडिंग मोमेंट जीरो मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? प्योर कंप्रेशन मिलेगी। खत्म सवाल। प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। लाइन ऑफ थ्रस्ट का मीनिंग क्या होगा? लाइन ऑफ थ्रस्ट का मतलब जहां पर आपने लोड लगा रखा है। द लाइन along which the loading is being applied, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ थ्रस्ट। जिस लाइन के along आपने लोडिंग लगा रखी है उसको लाइन ऑफ थ्रस्ट बोला जाता है। क्लियर है? चले आगे। हाँ, कमेंट लैग कर रहे हैं मेरे पास। तो वो लैग रहता है, मतलब 20-30 सेकंड का लैग रहता है, इसलिए वो पीछे वाले कमेंट दिख जाते हैं। मेरे को बार बार रिफ्रेश भी करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। An isolated load W is acting at a distance of A from the left hand support of a 3-hinged arch of span 2L and rise H hinged at the crown. The vertical reaction of the arch. कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। क्या है भैया? 3-hinged आर्च है। 3-hinged आर्च है, बनाओ 3-hinged आर्च। हिंज्ड है क्राउन पे।
तो हिंज है क्राउन पे, ठीक है, हिंज कर दिया क्राउन पे। स्पैन कितना दे रखा है? स्पैन दे रखा है आपको 2L, स्पैन इज गिवन टू बी 2L, और एक आइसोलेटेड लोड W है जो एक्ट कर रहा है कितनी दूरी पे? आइसोलेटेड लोड है W जो एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ A, ये डिस्टेंस हमारी A है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो पूछा है वर्टिकल रिएक्शन बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्टिकल रिएक्शन। सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी वर्टिकल रिएक्शन, यू हैव टू सॉल्व एंड कैलकुलेट। लगाओ रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन। तो ए बी आर बी, सॉरी एच बी होगा ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है, एच बी आर बी एच ए आर ए। सो नेट फोर्स एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0, इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू एच बी। नेट फोर्स एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0, इसका मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक तो ये निकल के आ गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मोमेंट निकाल लो। नेट मोमेंट एट पॉइंट बी इज 0, इसका मतलब ये हुआ आर ए इंटू 2L, आर ए इंटू 2L इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2L माइनस ए। तो आर ए की वैल्यू आ गई, आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 2L माइनस ए डिवाइड बाई 2L, सो डिवाइड बाई 2L, ये हमारा आर ए निकल के आ गया। तो है कोई ऑप्शन? नन ऑफ द ऑप्शन इज दिस। तो आर बी कितना हुआ? आर बी हो गया हमारा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू 2L माइनस ए बाय 2L। देखो कुछ बन रहा है इससे, 2L माइनस 2L प्लस ए डिवाइड बाय 2L, डब्ल्यू ए बाय 2L। तो एक आर ए की वैल्यू ये है, आर बी की वैल्यू ये है, सो डब्ल्यू ए बाय 2L, सो आंसर कम्स आउट टू बी ए। आंसर हमारा ये। WL बाय 2 है, ठीक है, सफिशिएंट है। काफ़ी सवाल कर दिए आज, सवाल बढ़िया भी थे आज के प्रॉब्लम कंपैरेटिवली अच्छे थे पीछे वाले दोनों क्लासेस से। टुडेज प्रॉब्लम वर कंपैरेटिवली गुड, मतलब लेवल अच्छा था सवाल होगा। तो दोनों तरह के मिलेंगे सवाल, मतलब कई बहुत ज़्यादा आसान सवाल होंगे, कईयों में थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कोई डायरेक्टली हो जाएंगे, थ्योरी होगी, कईयों में कैलकुलेशन भी करनी पड़ जाएगी। इन सम केस ही कैलकुलेशन में भी रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। क्लियर है पूरी कहानी? चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। इसके बाद आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास है, स्पेशल क्लास है इन्वायरमेंटल साइंस की, विल मीट देयर। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी आते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं, पर रट नहीं पाओगे इतना, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है।